चीन ने अब तटस्थता का नाटक करना बंद कर दिया है और कहा जा सकता है कि वो आधिकारिक रूप से रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है। इसी समय बीजिंग ने दिखावे के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी ताकि वो अपनी बढ़ती हुई परमाणु क्षमता का प्रदर्शन कर सके। 3 प्रकाशनों डेर स्पीगल, द इनसाइडर और ले मोंद की संयुक्त जांच से पता चला है कि चीन और रूस के बीच सहयोग केवल रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं सप्लाई करने तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग जो सीधे तौर पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से जुड़ा है, कम से कम 3 साल से चल रहा है। ये सिर्फ उन बंद प्रशिक्षणों की बात नहीं है जिनमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिक तैयार किए गए थे। ये तो छोटी बातें हैं। चीन और रूस की सेनाएं अंतरिक्ष हथियारों और उपग्रहों को नष्ट करने के क्षेत्र में गुप्त सहयोग कर रही हैं। एकीकृत वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियां, झुंड मोड में स्वायत्त घूमने वाले गोला बारूद, नई पीढ़ी की बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य विमानन से जुड़ा मुद्दा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन रूस को स्टारलिंक संचार को बाधित करने की तकनीक विकसित करने में मदद कर रहा है ताकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को अंधा किया जा सके। और इसी समय चीन ने प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में परमाणु पनडुब्बी से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का एक अत्यंत दुर्लभ परीक्षण किया। ऐसा प्रक्षेपण कई दशकों में पहली बार हुआ है और इसने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों में चिंता पैदा कर दी है। और इसी समय चीन ने पाखंडपूर्ण तरीके से दावा किया कि उसने अंतिम चेतावनी के रूप में व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए मिलकर चीन और रूस के सहयोग के मुद्दे और इस बात पर चर्चा करें कि चीन वास्तव में युद्ध के मैदान में रूस की यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में कैसे मदद कर रहा है। और हम उन आधिकारिक दस्तावेजों पर भरोसा करेंगे जो एक साथ 3 प्रकाशनों के पास उपलब्ध हुए हैं, डेर स्पीगल, द इनसाइडर और ले मोंड। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी विस्तृत टिप्पणी लिखें ताकि ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा दर्शक देख सकें, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम इसी तरह काम करते हैं। जरूर सब्सक्राइब करें। हम लगभग 3 लाख हो चुके हैं। चलिए इस आंकड़े तक पहुंचते हैं। तो चलिए चीन और रूस के सहयोग से शुरू करते हैं। चीन ने कई बार कहा है कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष में वो तटस्थ है और युद्ध समाप्त करने की अपील करता है, लेकिन दर स्पीगल, द इनसाइडर और लमोंद की 3 मीडिया संस्थाओं की संयुक्त जांच से पता चला है कि चीन रूस को सिर्फ दोहरे इस्तेमाल वाले उत्पादों की आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है। नहीं, दोनों देशों के बीच करीबी सैन्य सहयोग जो सीधे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से जुड़ा है, कम से कम 3 साल से चल रहा है। तीनों मीडिया संस्थाओं के पास चीन रूस फोरम के दस्तावेज मौजूद है, सैन्य तकनीकी सहयोग के तहत, जिसके अंतर्गत कभी सार्वजनिक न की गई मुलाकातें हुई थीं। ये दस्तावेज 5 क्षेत्रों को कवर करते हैं: अंतरिक्ष हथियार और उपग्रहों का विनाश, एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियां, झुंड में काम करने वाले स्वायत्त मंडराने वाले हथियार, नई पीढ़ी के बख्तरबंद वाहन और सैन्य विमानन। जैसा कि डीक्लासिफाइड दस्तावेजों से पता चलता है, चीन ने 2023 में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी इलोन मस्क की स्टारलिंक कनेक्शन के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें कक्षा में उपग्रहों को सीधे नष्ट करना भी शामिल था। जब इलोन मस्क ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन के अनुरोध पर रूसी सेना के पास मौजूद स्टारलिंक टर्मिनल्स को बंद कर दिया, तो उन्होंने चीनी समाधानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस पर विशेष रूप से डेर स्पीगल लिखता है, फरवरी 2026 से फ्रंटलाइन के साथ साथ रेडियो टावर दिखाई देने लगे जो इंटरनेट तक पहुंचने और यूक्रेन पर स्मार्ट ड्रोन के झुंड भेजने की अनुमति देते हैं, जो उड़ान के दौरान ही अपने लक्ष्य बदल सकते हैं। जैसा कि आप समझते हैं, ये रूसी तकनीक नहीं है बल्कि बीजिंग की पूरी मदद है। हाल ही में उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी खुद यूक्रेनी मोर्चे पर जाकर अपनी आंखों से ये सब देख पाए। जैसा कि उन्होंने कहा, वे पर्यवेक्षक थे, पर असल में युद्ध में इस तकनीक के इस्तेमाल का अध्ययन कर रहे थे। एक दस्तावेज में जो 3 प्रकाशनों के पास पहुंचा,
यह उल्लेख किया गया है कि चीनी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के शोधकर्ताओं ने रूसियों को एक रिपोर्ट दी कि स्टारलिंक ने पहले ही कथित तौर पर एक अंतरिक्ष नाकाबंदी बना दी है। यानी स्टारलिंक ने निचली कक्षा के हिस्सों और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रमुख बैंडों पर सघन कब्जा कर लिया, जिससे प्रतिस्पर्धा की संभावना नहीं बचती। इसी वजह से उन्होंने इसे आक्रामकता कहा और यह तर्क दिया कि एलोन मस्क की इस प्रणाली और तकनीक से क्यों लड़ना जरूरी है। चीनी लोगों ने रूसियों को सुझाव दिया कि पहले स्टारलिंक को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कानूनी रूप से दबाया जाए, ये दावा किया जाए कि ये एक अधिकार है, ये आक्रामकता का कृत्य है, ये अपनी तकनीकों से पूरी दुनिया को दबाने की कोशिश है, वगैरह वगैरह। संक्षेप में कहे तो स्टारलिंक को कानूनी रूप से पूरी तरह से दबा देना चाहिए। इसके बाद चीन और रूस उन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और ऑर्बिट्स पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं जो खाली हो जाएंगी, ताकि एलोन मस्क बस अपनी स्टारलिंक प्रणाली का विस्तार न कर सकें, यानी स्टारलिंक के विस्तार के लिए जरूरी उन स्पेक्ट्रमों पर कब्जा न कर सकें और इसके बाद शारीरिक रूप से नष्ट करने की ओर बढ़ना। सबसे पहले यह स्टारलिंक पर साइबर अटैक है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के टर्मिनलों के जरिए, और यही इस दस्तावेज में है। सीधे तौर पर सुझाव दिया गया है कि नकली एक्सेस, वायरस से संक्रमित करना और कमजोरियों के साथ छेड़छाड़ करना इस्तेमाल किया जाए। साथ ही चीन के शोधकर्ताओं ने स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में नष्ट करने की सलाह दी। लेकिन इस चरण में बात सस्ते चीनी इंटरसेप्टर की हो रही है जो महंगे अमेरिकी टर्मिनलों को नष्ट कर रहे हैं। 2025 में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा। इसका नेतृत्व कर्नल तोंग शाओफेंग ने किया, जो केंद्रीय सैन्य परिषद से थे, जो खरीदारी का काम देखती है और चीन की सर्वोच्च सैन्य संस्था तक सीधा पहुंच रखती है। उस साल मई में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने जुकोव्स्की स्थित तिखोमिरोव इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च का दौरा किया। यह संस्थान रडार डिजाइनिंग के साथ साथ Su-57 लड़ाकू विमानों के बेल्का रडार के विकास के लिए भी जिम्मेदार है और नई रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के मुख्य घटकों के लिए भी जिम्मेदार है। रूसी पक्ष से सबसे प्रमुख प्रतिनिधि पावेल सोजिनोव थे। वो अल्माजेन तेई के मुख्य डिजाइनर हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणाली में सबसे अनुभवी हथियार डिजाइनर हैं। वे S-300, S-400 और S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की पूरी श्रृंखला के लिए जिम्मेदार हैं। दस्तावेजों के अनुसार ये संयुक्त कार्यक्रम की अहम कड़ी हैं। ये अगली पीढ़ी की समग्र वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों, मैन्यूवर करने वाले वॉरहेड्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को उड़ान के अंतिम चरण में इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत ये प्रणाली 4000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके अलावा ये प्रणाली उन लक्ष्यों को भी संभाल सकती है जो 25G तक के साइड एक्सेलरेशन के साथ मैन्यूवर करते हैं। ये प्रणाली 40 किलोमीटर ऊंचाई तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है और मैं आपको दी इनसाइडर पत्रिका से एक उद्धरण दूंगा। फोरम में प्रस्तुत की गई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य विज्ञान अकादमी के शोधकर्ता ली झुंग की प्रस्तुति में सुझाव दिया गया है कि यूक्रेन में रूसी ड्रोन की युद्ध गतिविधियों से जुड़े डेटा को चीन को नियमित रूप से भेजा जाए। चीन के पास 50 से अधिक निर्माताओं से 160 प्रकार के लॉइटरिंग म्यूनिशन है, लेकिन उनमें से किसी का भी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल करने का लगभग कोई अनुभव नहीं है। रूस के पास ड्रोन युद्ध से जुड़े डेटा हैं। प्रस्ताव है कि इस आदान प्रदान को औपचारिक किया जाए। रूस युद्ध के मैदान से अपने अनुभव साझा करता है, जबकि चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन के संसाधन साझा करता है, ताकि मिलकर अगली पीढ़ी के स्वायत्त झुंड युद्धक गोला बारूद का विकास किया जा सके। इस समझौते के नतीजे यूक्रेन युद्ध के दौरान पहले ही दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा स्वायत्त ड्रोन V2, चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल, चीनी लिदार सेंसर, चीनी बैटरियों और चीनी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसों पर चलता है। घटकों की आपूर्ति पहले ही व्यवस्थित की जा चुकी है। अब ग्वांगझो में फोरम के प्रतिभागी चर्चा कर रहे थे कि चीन के इंजीनियरिंग समाधान यूक्रेन युद्ध के मैदान में आजमाए जाएंगे। रूसियों ने चीनी लोगों को नष्ट बख्तरबंद वाहनों के अवशेष रिसर्च के लिए दे दिए हैं, जैसा कि इन दस्तावेजों से साबित है।
चीनी लोग यूक्रेन में रूसी बख्तरबंद वाहनों के विनाश का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें जेवलिन, NLAW मिसाइल, बायरक्तार TB2 ड्रोन, स्विच ब्लेड 600 और हाइमार्स सिस्टम का उपयोग हुआ। और आगे जांच से एक और उद्धरण है। वक्ता के नोट्स में साफ साफ लिखा है कि जब वे प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, खासकर चिप्स और कच्चे माल पर मौजूदा सीमाओं के साथ, तो चीन और रूस को दोनों पक्षों के बीच आपूर्ति चैनलों का आपसी उपयोग करना चाहिए अवरोधों की समस्या हल करने हेतु। इसका मतलब है कि चीन माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति करता है, जबकि रूस कच्चा माल और वे घटक देता है जिन तक पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण चीन की पहुंच मुश्किल है। आखिरकार जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मॉस्को और बीजिंग के बीच श्रम विभाजन पर आधारित एक सैन्य साझेदारी बन रही है। रूस युद्ध अनुभव साझा करता है, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और उपकरण सप्लाई करता है। रूस यूक्रेन से जो सीख रहा है, वही चीन ताइवान पर संभावित हमले की स्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। चीन जो विकसित कर रहा है, उसे रूस यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर इस्तेमाल कर रहा है। आइए स्टारलिंक पर लौटते हैं। जैसा कि दर स्पीगल पहले ही लिख चुका है, इस बात के ठोस सबूत हैं कि स्टारलिंक से निपटने की योजनाओं पर काम सक्रिय रूप से जारी है। चीन में विभिन्न प्रकाशन सामने आए हैं, जहां लेजर से लेकर माइक्रोवेव हथियारों तक के ठोस उपायों पर चर्चा की जा रही है। रूस में भी ऐसी कोशिशें देखी जा रही हैं। इसके अलावा रूस एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तैनात कर रहा है, जिसका नाम है वोल्ना कुपोल गैरेंट, जो इतना शक्तिशाली सिग्नल प्रसारित करती है कि लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्टारलिंक की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के सलाहकार सेर्गेई बेस्क्रेस्नोय के अनुसार मोर्चे पर करीब 10 ऐसी प्रणालियां मिल चुकी हैं और यूक्रेनी सेना अपने ड्रोन से इन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रही है। और ये स्पष्ट है कि ऐसी प्रणाली भी रूस और चीन के सहयोग का परिणाम है। इसी समय चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का एक अत्यंत दुर्लभ परीक्षण किया। ऐसा प्रक्षेपण कई वर्षों या शायद दशकों में पहली बार हुआ है और इसने पहले ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों में चिंता पैदा कर दी है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बताया कि 6 जुलाई को एक रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी ने प्रशिक्षण वारहेड के साथ मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उसने खुले समुद्र में निर्धारित क्षेत्र को सही निशाना बनाया। बीजिंग ने कहा कि उसने अन्य देशों को सूचना दी थी और ये प्रक्षेपण किसी देश के खिलाफ नहीं था। साथ ही चीनी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि इन परीक्षणों में कौन सी पनडुब्बी और कौन सी मिसाइल शामिल थीं। विश्लेषकों का मानना है कि बात आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों JL-2 और JL-3 में से किसी एक की हो रही है, जो टाइप 094 की परमाणु पनडुब्बियों में तैनात हैं। फिलहाल चीन के पास कम से कम 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं, 2 और निर्माणाधीन हैं, जबकि नई पीढ़ी की टाइप 096 की पनडुब्बी विकास के चरण में है। तो पेंटागन के आकलन के अनुसार JL-2 मिसाइल की मारक दूरी लगभग 7,200 किलोमीटर है, जबकि JL-3 लगभग 10,000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। माना जाता है कि दोनों मिसाइलें कई स्वतंत्र लक्षित परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती हैं। प्रक्षेपण स्थल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। चीन ने एक ही समय में पीला सागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र दोनों में नौवहन के लिए चेतावनी जारी की थी। ताइवान ने बताया कि मिसाइल फिलीपींस के पास से गुजरी, जबकि जापान ने केवल चेतावनी मिलने की पुष्टि की, पर यह नहीं बताया कि मिसाइल ने उनकी हवाई सीमा पार की या नहीं। और फिर 9 जुलाई को ही रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के शोधकर्ताओं ने चीनी बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया प्रक्षेपण का नक्शा प्रकाशित किया। ये नक्शा बंद समुद्री क्षेत्रों की आधिकारिक नेविगेशन चेतावनियों के आधार पर तैयार किया गया है और इस नक्शे पर गुलाबी सुरक्षा क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे मिसाइल उड़ान मार्ग को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। प्रक्षेपण बोहाई खाड़ी और ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र से हुआ था। इसके बाद मिसाइल ने अपने पुराने चरण फिलीपीन सागर और जापान के पास गिरा दिए।
अंतिम लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में खुले समुद्र में फिजी के पास स्थित था। अब ये परीक्षण बीजिंग की परमाणु क्षमताओं में तेज वृद्धि की पुष्टि करता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये परीक्षण चीन की बास्टियन रणनीति का प्रदर्शन करते हैं। ये रणनीति तटीय क्षेत्रों से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का प्रावधान करती है, जहां परमाणु पनडुब्बियां अपने बेड़े और वायुसेना की सुरक्षा में रहती हैं। ऐसी अवधारणा उनकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाती है और दुश्मन के हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की गारंटी देती है। विश्लेषक ये भी बताते हैं कि यह प्रक्षेपण चीनी परमाणु त्रयी के समुद्री घटक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक बन गया है। पिछले साल बीजिंग ने पहले ही DF-31 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को प्रशांत महासागर की ओर लॉन्च करके ध्यान आकर्षित किया था और अब उसने अपनी रणनीतिक ताकतों के पनडुब्बी घटक का सक्रिय रूप से उपयोग करने की तत्परता की पुष्टि की है। ये परीक्षण चीनी परमाणु शस्त्रागार के बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि में हुआ और पेंटागन के अनुसार वर्तमान में चीन के पास लगभग 600 परमाणु वॉरहेड हैं और उत्पादन की गति में कुछ धीमापन के बावजूद 2030 तक इनकी संख्या 1000 से भी अधिक हो सकती है। साथ ही बीजिंग अपना पनडुब्बी बेड़ा तेजी से बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के विश्लेषकों के अनुसार सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में चीन ने लगभग 10 नई पनडुब्बियां पानी में उतारी हैं और अब कुल पनडुब्बियों की संख्या में वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल चुका है। और इन सब घटनाओं के बीच चीन ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पर एक पाखंडी बयान दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि चीन ने पहली बार सख्त और अल्टीमेटम की भाषा में रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर किसी भी विचार के खिलाफ चेतावनी दी है। आगे ज़ेलेंस्की का उद्धरण है, यह रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन भी, मुझे लगता है ये पहली बार है। उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी, जैसा कि मुझे बताया गया अल्टीमेटम की भाषा में, कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कोई राय भी नहीं हो सकती। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।